हेलो दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का उत्तरकालीन मुगल सम्राट। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं बाद में साथ में बताता चलूँगा। मैं एक बार पहले लुसेंट का जो भी है उसे पढ़ता हूँ और साथ में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले आ चुका है या आने की संभावना है उसके बारे में बताता चलूँगा। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। इसमें रेड बॉक्स में जो लुसेंट में दिया हुआ रेड बॉक्स में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। कभी कभी देखा जाता है कि डायरेक्ट इसी से क्वेश्चंस उठा करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक, किस संस्थापक ने किस राज्य की स्थापना की थी उसके बारे में दिया गया है। जैसे अवध के संस्थापक शहादत खां को कहा जाता है। अवध की स्थापना किसने की थी? शहादत खां ने। हैदराबाद की स्थापना चिनक्लिज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने की थी। रुहेलखंड की स्थापना बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां ने किया था तथा बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया था। कर्नाटका की स्थापना संस्थापक सादुतुल्ला खां को कहा जाता है। भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह को कहा जाता है। इसमें नोट में दिया हुआ है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद आमीन था। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि किस मुगल सम्राट ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। कई बार क्वेश्चन ही देखा जा चुका है। तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? शहादत खां को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को साहेब बेखबर के नाम से पुकारा जाता है। से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट को साहेब बेखबर कहा जाता है? तो बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहा जाता है। जहादर शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जहादर शाह ने अपने समय में किससे हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था? तो लाल कुमारी नाम की वेश्या को। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि किस मुगलकालीन इतिहास में किसे शासक निर्माता के रूप में देखा जाता था? तो हुसैन अली खां या अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता कहा जाता है। जहादर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जहादर शाह किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था? तो जहादर शाह को। फर्रुख सियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में कि किस मुगल कालीन सम्राट को रंगीला बादशाह कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन देखा जा चुका है कि किस मुगल सम्राट को रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। सैयद बंधु जिसे शासक निर्माता के रूप में मुगलकालीन इतिहास में देखा जाता था, उसमें हुसैन अली खां की हत्या तुरानी सैनिक हैदर बेग के द्वारा कर दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनक्लिज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आगे देखिए, नोट में दिया हुआ है हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
या उस समय जिसे फारस कहा जाता है, फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, तो 1739 ईस्वी में। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह या ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। इससे 4 क्वेश्चन आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊस तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस लौटा। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि नादिर शाह मतलब शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊस तथा कोहिनूर हीरा किसने लूटा था, तो नादिर शाह। और लूट कर कहाँ ले गया, तो फारस या ईरान। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम। तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम में देखा जा चुका है कि तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह था। तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये भी क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया, तो 1803 ईस्वी में। किसके शासनकाल में किया, तो शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1761 ईस्वी में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ, तो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। फिर तीसरा क्वेश्चन इसी से बनता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध में किसकी जीत हुई या किसकी हार हुई। ये क्वेश्चन बराबर देखा जाता है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। नोट में दिया हुआ है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो मोहम्मद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। इसमें देख लेते हैं जरा उत्तरकालीन मुगल सम्राट और उसके शासनकाल का समय। कभी कभी पूछ लेता है या क्रम बैठाने के लिए पूछ लेता है, तो देख लेते हैं। बहादुर शाह का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। जहांदर शाह, जिसे लंपट मूरख भी कहा जाता है, 1712 से 1713 ईस्वी तक। फर्रुखसियार 1713 से 1719। मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, 1719 से 1748। अहमद शाह 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, जिस समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। गुलाम कादिर खां ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर, या जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, अंतिम मुगल सम्राट था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मुगल कालीन सल्तनत का अंतिम बादशाह कौन था, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया तथा रंगून भेज दिया गया। ये क्वेश्चन भी आता है कि 1857 की क्रांति में किस मुगल सम्राट ने भाग लिया था, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ने भाग लिया था। और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाने के बाद
बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया? तो रंगून भेज दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। ये क्वेश्चन भी आता है कि लाल किला स्थित हीरा महल किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय में दिल्ली में रहते थे। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है कि मिर्ज़ा गालिब किस मुगल कालीन सम्राट के शासनकाल में थे? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो उस समय क्वेश्चन में रहेगा उसको मार देना है। हयात बख्श लाल किला दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार देखा जा चुका है कि लाल किला में जो हयात बख्श बाग है, हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में यूरोपीय व्यापारियों या कंपनियों का आगमन। तो पहला क्वेश्चन है, 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीघाट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। इसे 3-4 क्वेश्चन घुमा फिरा कर आता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498 को। वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा? पहली बार भारत में किस स्थान पर उतरा? तो कालीघाट बंदरगाह पर उतरा था। तीसरा क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा को किस पथ प्रदर्शक या किस सेलर ने भारत आने का रास्ता दिखाया था? तो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था भारत पहुंचने में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेरा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेरा भारत का प्रथम पुर्तगाली, यानी ये क्वेश्चन आता है आपका कि प्रथम भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेरा। और कब आया? 1505 ईस्वी में। दूसरा अगला क्वेश्चन, 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस पुर्तगाली शासक ने गोवा को जीता था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो भारत में पुर्तगालियों का वायसराय था 1510 ईस्वी में। उसके बाद किससे जीता था? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। इससे भी क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली की एकमात्र बस्ती संत होमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। इससे एकमात्र क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों के बाद, या ये कहिए कि यूरोपियों के आगमन का क्रम बार बार पूछता है। तो इस बॉक्स में हम देखेंगे पुर्तगालियों के आगमन का क्रम और उसका डेट। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। डच ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब खोली थी? 1605 ईस्वी में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो मुसलीपट्टनम में। और डचों ने अपनी दूसरी कोठी कहाँ खोली थी? तो पुलिकट में स्थापित की थी। एक क्वेश्चन ये भी आता था कि किस यूरोपीय व्यापारियों ने स्वर्ण सिक्के को ढाला और चलाया था? तो डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला एवं पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। आगे बढ़ते हैं। डचों ने प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस यूरोपीय शासक ने या किस यूरोपियन देश ने पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे? तो डचों ने।
डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी के अंग्रेजों एवं डचों के बीच मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ था। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ, तो 1759 में, और बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ, और बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपियन देशों के बीच हुआ था, तो अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। क्वेश्चन इसमें यह आता है कि आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को कब इंग्लैंड के तरफ से हरी झंडी मिल गई थी भारत में व्यापार करने का, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। किसने दिया था? रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉम स्मिथ था। कितने साझेदार थे ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, तो टॉमस स्मिथ था। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम क्या रहा है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में, उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं 1600 ईस्वी में, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, उसके बाद डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में, उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। मतलब भारत में यूरोपियों के आने का क्रम था पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डैनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पुर्तगाली पहले आए, फिर अंग्रेजी, फिर डच, फिर डैनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। उनका आने का क्रम था पुर्तगाली का 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी, डच का 1602, डैनिश का 1616, फ्रांसीसी का 1664 और स्वीडिश का 1731। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, मतलब नेक्स्ट पन्ना पलटा जाए। हाँ, पहला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। इससे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हर बार कई बार एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि प्रथम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, किसी मुगल सम्राट के यहाँ आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था मुगल दरबार में, तो कैप्टन हॉकिंस। कब आया था, तो 1609 ईस्वी में। किसका राजदूत बन के आया था, तो जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था। किसके शासनकाल में आया था, जहांगीर के शासनकाल में आया था। 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, किसका राजदूत बन के आया था, तो जेम्स प्रथम का बन के आया था। कब आया था, तो 16 अप्रैल 1609 ईस्वी में आया था। और किस मुगल कालीन सम्राट के दरबार में पहली बार कैप्टन हॉकिंस आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाला, नोट में दिया हुआ है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, 1-2 बार मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, तो रेड ड्रैगन था। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की थी। देखिए, ये क्वेश्चन भी आता है कि ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है कि सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी, तो मछलीपट्टनम में खोली थी।
और उसके बाद फिर यही एक क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। जहांगीर 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया और अंग्रेज़ों को सूरत में थॉमस एल्वर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने, नोट में दिया हुआ है, पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। पहली बार 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। देखिए इससे क्वेश्चन आता है, इससे 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेज़ों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोलने का प्रयास किया था, तो 1608 ईस्वी में सूरत में, लेकिन उस समय खुल नहीं पाया था। उसके बाद लेकिन आधिकारिक रूप से देखा जाता है कि प्रथम व्यापारिक जो सक्सेसफुल रूप से खोला, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली, वो 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोली थी, तथा दूसरी व्यापारिक पश्चिमी तट पर दूसरी व्यापारिक कोठी कब खोला था, 1613 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां, जिसे शाहजहां को खुर्रम भी कहा जाता था, शाहजहां से अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफलता हासिल किया। इससे क्वेश्चन ये बनता है कि सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा किसे अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, सर टॉमस रो को। अगला क्वेश्चन। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान दिया, गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्वक व्यापार कर सकते थे। क्वेश्चन ये है कि गोल्डन फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था, तो गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा। कब जारी किया गया था, 1632 ईस्वी में जारी किया गया था। और कितना वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्वक व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, तो 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्वक व्यापार करने का अधिकार दिया गया था गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कलकत्ता में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। अगला क्वेश्चन ये है कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे चंद्रगिरी के राजा मद्रास पट्टे पर लिया। फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था 1639 ईस्वी में। तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब हुई थी, तो 1639 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। अच्छा, देश हमारा और दहेज किसी और को मिल रहा। हाँ, तो 1661 ईस्वी में पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन एवं ब्रेगेंजा तथा ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था, जिसमें दान स्वरूप पुर्तगालियों ने दान स्वरूप बम्बई को चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि बम्बई जो प्रदान किया गया दान के रूप में, दहेज के रूप में बम्बई दिया गया, वह किसे दिया गया, तो चार्ल्स द्वितीय को, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से शादी करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। देखिए, यही से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का
बम्बई पर थोड़ा सा पकड़ बन गया कि 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पर शासन करने का या व्यापार करने का अधिकार दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना लिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो मुख्यालय दूसरा मुख्यालय जो सूरत में बनाया हुआ था उसको हटाकर कहाँ ले आए, बम्बई में ले आए। नोट, गोराल्ड ऑंगियर 1669 से 1677 सूरत के प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। देखिए इससे क्वेश्चन ये बनता है कि बम्बई शहर की स्थापना किसने की, तो गोराल्ड ऑंगियर के द्वारा बम्बई शहर की स्थापना की गई। कब किया गया, तो 1669 से 1677 के बीच में। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। क्वेश्चन यहाँ से यह आता है कि निशान मुगल कालीन सम्राट के समय में निशान किसे कहा जाता है, तो अंग्रेजों को जो व्यापारिक छूट दिया गया था शाह शुजा के द्वारा 1651 ईस्वी में, उस छूट को निशान कहा गया। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानूती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम्स के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता या कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नोक ने रखी थी। इससे क्वेश्चन ये बनता है कि कलकत्ता शहर की या कलकत्ता नगर को किसने बसाया था, मतलब उसका संस्थापक या जो कह सकते हैं कि नींव, कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी, तो जॉर्ज चार्नोक ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। देखिए पहला व्यापारिक कोठी हर जो भी यूरोपीय देश आए थे उसका पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है। तो भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहाँ खुली थी, तो सूरत में। कब स्थापित हुई थी, तो 1668 ईस्वी में। किसके द्वारा स्थापित हुई थी, तो फ्रैंक कैरो के द्वारा स्थापित हुई थी। आगे क्वेश्चन है 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रैंकिस मार्टिन ने बालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटका युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटका युद्ध समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन आता है, प्रथम कर्नाटका युद्ध कब हुआ, 1746 से 1748 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटका युद्ध का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। प्रथम कर्नाटका युद्ध की समाप्ति कब हुई, 1748 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटका युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, ला सापल की संधि के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दूसरा कर्नाटका युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया। उसी के जगह पर गोडहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया, गोडेहू को। ये भी क्वेश्चन बनता है कि दूसरा कर्नाटका युद्ध कब हुआ, तो 1749 से 1754 के बीच में। इस युद्ध में किसकी हार हुई, तो फ्रांसीसियों की हार हुई। दूसरे कर्नाटका युद्ध में किस फ्रांसीसी गवर्नर के द्वारा लड़ा गया था, तो डुप्ले के द्वारा लड़ा गया था। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्नाटका का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश या की संधि होने
पर यह युद्ध समाप्त हुआ? ये क्वेश्चन आता है कि कर्नाटका का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1756 ईस्वी से 1773 ईस्वी के बीच में। इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो कर्नाटका के तीसरे युद्ध, जो कि यूरोप में भी लड़ा जा रहा था, इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक रूप माना जाता है। और कर्नाटका का तीसरा युद्ध जो है पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। कर्नाटका का तीसरा युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कुट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था। देखिए, ये क्वेश्चन बनता है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 ईस्वी में। बांडीवास का युद्ध किन दो यूरोपियन कंट्रियों के द्वारा हुआ था? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के द्वारा। क्वेश्चन ये भी आता है कि बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयर कुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन इससे बनता है कि बांडीवास के युद्ध में किस की हार हुई थी? तो बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अंग्रेज जीत गए थे। पेरिस की बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। अंग्रेज ने पांडिचेरी को किससे छीन लिया? फ्रांसीसियों से। 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में था। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। मतलब 1763 का जो पेरिस का संधि हुआ था, जो भी जगह, जो भी राज्य या जो भी शहर या जो भी जीता गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो चंद्रनगर को रखकर शेष अन्य प्रदेशों, जो भी प्रदेश जीत लिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों से, तो चंद्रनगर को छोड़कर बाद बाकी सब फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। और वो कब तक कब्जे में रहा? फ्रांसीसियों के कब्जे में कब तक रहा? तो वो फ्रांसीसियों के कब्जे में भारत की आज़ादी के समय तक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करता रहूं,